So this is our seventh lecture, right? Yes, ma'am. Students, please mute yourself. Every student, please mute yourself. I request you all. I request every student, please mute yourself. Host, please make sure that every student is muted. Yes, ma'am. Just give me a minute. Thank you. My screen is visible to everyone. आप chat box पे लिख सकते हो. Fine. Staffing. Staffing is the process of recruiting, selection, training and developing and retaining employees to ensure an organization has the right people in the right roles at the right time. देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब आपने सबसे पहले प्लानिंग कर ली, फिर ऑर्गेनाइज कर दी रिसोर्सेस को, अब आपको स्टाफिंग करना है. स्टाफिंग का मतलब होता है कि जो भी एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी है या आप किसी नए एम्प्लॉयज को हायर करना चाहते हो तो उनके लिए रिक्रूटमेंट, उनका सिलेक्शन, उनका ट्रेनिंग डेवलपमेंट, इसको करना और मेक श्योर करना कि जो भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में है आप उनको रिटेन कर पा रहे हो ताकि राइट रोल पे राइट पीपल राइट टाइम पे अवेलेबल हो. अगर आपके पास एम्प्लॉयज ही राइट नहीं होंगे तो आप वर्क कैसे करोगे? Are you able to understand? It is very important in staffing that right people in the right role at the right time. कि सही इंसान सही रोल में सही टाइम पे अवेलेबल हो उस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली तो ह्यूमन रिसोर्स ही आपको सब कुछ अर्न करके देंगे. ह्यूमन रिसोर्स ही आपके गोल को अचीव करेंगे, राइट? वॉइस विजिबल कैसी होती है? वॉइस कैसे विजिबल होती है जरा बताना. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. ठीक है, स्टाफिंग एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को, प्रोडक्टिविटी को एंड एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. ठीक है, एंड एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स. उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए स्टाफिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन आप एज ए ह्यूमन रिसोर्स जो वर्क कर रहे हो, अगर आपको मालूम है कि अगर कोई टीचर स्पेशलाइज एमबीए किया हुआ है वो आपको पढ़ाएगा एंड द वन हु इज फ्रॉम आर्ट साइड अगर वो आप एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा तो डिफरेंस आपको पता है, राइट? तो दिस इज व्हाट इज स्टाफिंग कि सही टाइम पे सही रोल पे कौन सही रोल पर अवेलेबल है, दैट इज इम्पोर्टेंट. सबसे इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग की इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. गेटिंग द राइट पीपल इन द राइट रोल बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन. देखो अगर सही इंसान सही रोल पे अवेलेबल हो होगी और जॉब सेटिस्फैक्शन होगा. अगर मैं एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं एक सही रोल पर हूँ, अपने टाइम पे अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रही हूँ, सर्विसेज दे रही हूँ, तो एक जॉब सेटिस्फैक्शन भी है. यही मुझे भी आर्ट्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाने को मिल जाए तो मुझे भी अपनी जॉब का सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होगी. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कि आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका इफेक्टिवली यूज करना. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन?
ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। अगर स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज हैं, तो वो लॉन्ग टर्म सक्सेस में कंट्रीब्यूट करेंगे। सक्सेस होगी तो ऑर्गेनाइजेशनल की ग्रो होगी और एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी, राइट? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में बार बार एम्प्लॉयज छोड़ के चले जा रहे हैं, वो रिटेन नहीं कर पा रहे, तो उनको नए एम्प्लॉयज के साथ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। वहीं पे अगर एक्सपीरियंस स्टाफ होगा उनके पास, तो वो ऑब्वियसली ग्रो कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली ग्रो कर रही है और एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जहां पे जो अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा टाइम तक रिटेन कर पाते हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हायरिंग आज के टाइम पे डिफिकल्ट नहीं है, सिलेक्शन उतना डिफिकल्ट नहीं है, पर रिटेन करना आज के टाइम पे इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट? एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन। यहाँ पे एक पॉइंट और समझाऊंगी। आपको मालूम है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, जिन्होंने ले ऑफ किया एम्प्लॉयज का, राइट? जिन्होंने ले ऑफ किया एम्प्लॉयज का। अब जिन्होंने ले ऑफ किया और 100 एम्प्लॉयज थे, उसमें से 40 का ले ऑफ किया है, तो ऑब्वियसली वो 40 एम्प्लॉयज वो होंगे जो बाकी 60 के कंपैरिजन में अनएक्सपीरियंस्ड होंगे, या उनका स्किल उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, एंड दे आर मोर स्किल्ड और मोर एक्सपीरियंस्ड। दिस इज व्हाट इज राइट, क्योंकि उनको वो रिटेन करना चाहते हैं जो ज्यादा स्किल्ड हैं। Adaptability and innovation. A well-staffed organization can adapt to market changes and foster innovation. देखो, जितना अच्छा वेल ट्रेन एम्प्लॉय होगा, स्किल एम्प्लॉय रखोगे, जितने मोटिवेटेड एम्प्लॉयज होंगे, तो वो उनके अंदर एक एंथुजियाज्म होगा, एक इंकरेजमेंट होगी, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा कि मुझे और बेटर परफॉर्म करना है, जिससे वो मार्केट चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे, इनोवेशंस पे काम करेंगे, वो अपना हमेशा 100% ऑर्गेनाइजेशन, राइट? Improved morale and engagement. Good staffing practice lead to motivated workforce, reducing turnover and absenteeism. अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने वर्क को एंजॉय कर रहे हो, वर्क कल्चर एंजॉय कर रहे हो, आपको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप बहुत मोटिवेटेड फील करोगे, आप उस कंपनी को इजिली छोड़ना नहीं चाहोगे, आप उसी कंपनी में सालों साल काम करोगे, आप छुट्टी कब लेना प्रेफर करोगे, राइट? So this is what is the importance of staffing. Is this all point clear to every one of you? Is all point clear to every one of you? Good. Let's move to the next slide. Last point क्या था? Okay, boost organizational efficiency. देखो, नहीं ये तो रिक्रूटमेंट का है, एक सेकेंड। ओके, इम्प्रूव मॉरल एंड एंगेजमेंट। देखो, अच्छी स्टाफिंग होगी, अच्छी स्टाफिंग मतलब जितने अच्छे एम्प्लॉयज रहोगे, इतने अच्छे एम्प्लॉयज काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, उतने मोटिवेटेड रहेंगे, राइट? और जितने मोटिवेटेड रहोगे तो आप इजिली उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना नहीं पसंद करोगे, राइट? यू डोंट वांट टू लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर दैट आप उस ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रहोगे, और आपके जो एब्सेंटिज्म है, यानी कि जो आप लीव्स लेते हो, वो भी आप कम से कम लोगे, बिकॉज यू एंजॉय योर वर्क, राइट? नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का पहला पार्ट होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज अ की स्टेज इन स्टाफिंग प्रोसेस, identifying, attracting and encouraging potential apply for positions within an organization. आपको मालूम है कि आपकी रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जहां पे आप पोटेंशियल एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई करते हो, उनको अट्रैक्ट करते हो, उनको इनकरेज कर रहे हो, ताकि उस पोजीशन के लिए आके वो अप्लाई करें, राइट? एप्लीकेशन देखता हूँ या आना चाहती हूँ। पर्पस होता है कि वो जो क्वालिफाइड कैंडिडेट एक ऑर्गेनाइजेशन में है, जो सूट कर रहा है, उसको बेस्ट रोल देना।
मान लो कोई एक एम्प्लॉय छोड़ के चला गया या किसी का रिटायरमेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है रीजन, ठीक। अब आपके पास वो, तो ऑर्गेनाइजेशन में ही उन एम्प्लॉयज भेज दिया फॉर एग्जांपल कि ये पोजीशन वेकेंट है और आप में से जो भी इस पोजीशन को होल्ड करना चाहता है काइंडली वो अप्लाई कर दे, फिर उनमें से बेस्ट एम्प्लॉय को वो चूज कर लेंगे। ये तो हो गया विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या पर्पस होता है? पर्पस इज टू क्रिएट अ पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन सेलेक्ट द मोस्ट suitable individual from or for each role. It is vital function that directly impacts the quality of an organization's workforce and consequently its productivity and success. Is point clear to you? देखो, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, आपको मालूम है आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो। चलो मैं एक कॉलेज का एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कॉलेज। आपको फॉर एग्जांपल एक टीचर है जो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाती है, ठीक। उन्होंने वो जॉब लीव कर दी, अब ये सीट है वेकेंट, ठीक। तो क्या हुआ, जो उनको मालूम है कि उनके पास ऑलरेडी स्टाफ में क्वालिफाइड टू टीच एफएम टू स्टूडेंट्स, तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो अप्रोच कर रहे हैं, इनको इनकरेज कर रहे हैं कि मैम आप प्लीज ये सब्जेक्ट भी अब आप पढ़ा लो, राइट। इससे क्या हो रहा है कि आप एक क्वालिटी वर्कफोर्स लेकर आ रहे हो जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। ये नहीं कि किसी भी टीचर को बोल दिया कि आके एफएम पढ़ा दीजिएगा कल से, नो। आपको मालूम है कि ये पांचों टीचर्स में से कोई भी इतना वेल क्वालिफाइड नहीं है जो एफएम जैसा सब्जेक्ट पढ़ा सके। इसके लिए आपने क्या किया, आपने एक एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में कहीं पे भी पब्लिश कर दिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, लिंक्डइन में, कहीं भी, कि एक क्वालिफाइड टीचर फॉर एफएम इज रिक्वायर्ड इन आवर कॉलेज। तो दिस इज हाउ रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट। अब जो लोग इस पोजीशन के लिए होंगे दे विल स्टार्ट अप्लाई। अब आपको क्या करना है, रिक्रूट करना है। आपको सबके एप्लीकेशन को एक तरीके से सबमिट करना है। इंपॉर्टेंस क्या है, enhance workforce quality. By selecting candidates with the right skills and attitude, recruitment improves the workforce quality and productivity. आप जितने अच्छा सिलेक्शन कैंडिडेट करेगा, जितनी अच्छे स्किल के कैंडिडेट को आप सेलेक्ट करते हो, आपको मालूम वो उतना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट आपको देगा। आप एक फॉर एग्जांपल एक पीएचडी टीचर यानी कि डॉक्टरेट है जिन्होंने एफएम में डॉक्टरी की है एक सब्जेक्ट पे, तो अगर आप उस टीचर को हायर कर रहे हो इस पोजीशन के लिए, तो जो वो क्वालिटी कंटेंट आपको देंगे वो ब्रिलियंट होगा एज कंपेयर टू एक एमबीए क्वालिफाइड टीचर का। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज? आपको डिफरेंस समझ में आई है जो लाइन मैंने बोली? बिल्ड स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर ब्रांड। आपके पास जितने बढ़िया एम्प्लॉयर्स होंगे, राइट, अ गुड रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्रिएट्स अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस फॉर कैंडिडेट्स व्हिच एनहांस द कंपनीज रेपुटेशन एंड अट्रैक्टिवनेस। आपको मालूम है कि अगर आप टाटा कंपनी में काम कर रहे हो फॉर एग्जांपल, यू आर वेल अवेयर कि यहाँ का जो वर्क कल्चर है वो बहुत अच्छा है, यहाँ के सारे कैंडिडेट्स एम्प्लॉयज बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ही पॉजिटिव नेचर के, बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट है, क्योंकि इस कंपनी की अपनी एक रेपो है, एक अट्रैक्टिवनेस है कि यस मुझे ना इस इंडस्ट्री में काम करना है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो एक स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय ब्रांड होता है क्योंकि आपने कभी भी किसी भी अनक्वालिफाइड को या किसी को भी रिक्रूट नहीं किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आपने हमेशा स्किल्ड और बेस्ट एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अगर फॉर एग्जाम्पल, अब मैं सेम एग्जाम्पल लेती हूँ, एफएम की टीचर के लिए हायरिंग चल रही है, मेरे पास 5 टीचर्स के नाम आए, 1 2 3 4 5। इसमें से 3 टीचर थे जो फ्रेशर थे, जिनकी फर्स्ट जॉब है। एक टीचर थी जिनके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, एक थी जिनके पास 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ऑब्वियसली आई विल प्रेफर द 7 ईयर, राइट? हरी बात समझ में? गुड इवनिंग, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? दिस इज व्हाट आई एम बिल्ट। अब आपको मालूम है कि अगर आप उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो ऑनलाइन, तो हर एक टीचर एक्सपीरियंस्ड है,
That's why you are enjoying their lectures. You are able to understand the topics they are teaching you. Isn't it? This is all about. एक इमेज बनी हुई है, तभी तो आपने उत्तरांचल यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया. नेक्स्ट, इम्प्रूव्स रिटेंशन. एक इफेक्टिव रिक्रूटमेंट होगा, अच्छे एम्प्लॉयज हायरिंग करोगे आप, तो आप उनको स्टे कर सकते हो, आपका टर्नओवर कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा. क्योंकि अगर आप नए एम्प्लॉयज को बार बार हर साल हायर करोगे तो आपको सैलरी बढ़ा के देनी है, तो आपका जो टर्नओवर कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाएगा. बट आपका सिलेक्शन इतना अच्छा है, आपका हेल्दी इन्वायरमेंट है कि टर्नओवर आपका रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, आपको एम्प्लॉयज का टर्नओवर रिड्यूस करना होता है. Boost organizational efficiency. Right talent in the right role helps streamline process, encourage innovations and drive organizational growth. आप किसी पॉजिटिव वाइब वाले पर्सन के साथ बैठ के पढ़ाई करते हो, ठीक है, तो यू विल एंजॉय दैट 1 hour. अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं, तो आपको पता नहीं चलता हुआ 1 घंटा कैसे निकल गया. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे टेक्स्ट करते हैं इसमें चैट बॉक्स में. मैंने काफी स्टूडेंट्स का देखा कि मैम आपकी क्लास 2 hours की होनी चाहिए. वाई? बिकॉज उनको पता ही नहीं चलता कि 1 hour कैसे निकल गए. राइट? तो ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि राइट रोल में राइट पर्सन आप एक प्रोडक्टिविटी रिजल्ट दे रहा है, आपको प्रोडक्टिविटी इनहांस कर रहा है, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल की ग्रोथ हो रही है. राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Recruitment is clear to all of you? Okay, fine. Let's move to the next topic. Selection and placement. It is very important topic. Very important. Especially steps in selection process. 101% यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा. 100% मिलेगा क्वेश्चन आपको. ठीक है, तो डोंट स्किप दिस स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप में से कुछ स्टूडेंट्स कॉमर्स के होंगे तो उन्होंने पक्का 11th-12th में भी पढ़ा होगा, और वहां पे भी ये क्वेश्चन एकदम कंपल्सरी मैंडेटरी था कि एग्जामिनर पूछता ही पूछता है. किसी को याद है ये टॉपिक? इंप्रूव रिटेंशन. रिटेंशन का मतलब होता है, जैसे हम कस्टमर्स के बारे में पढ़ते हैं मार्केटिंग में, कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को रिटेन कर पाए. रिटेन करने का मतलब क्या होता है? कि वो बार बार हमारे ही शॉप से आके सामान परचेज करें. वैसे ही एम्प्लॉयज का रिटेंशन का मतलब होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय को मैंने हायर किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो फ्रिक्वेंटली उस जॉब को छोड़ के ना चला जाए कि 2 महीने काम किया लीव, 6 months किसी ने काम किया लीव, किसी ने 2 साल किया, नहीं. मैक्सिमम टू मैक्सिमम उनको रिटेन कर पाऊं ताकि वो स्विच ना करें जॉब को. ठीक है, दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आफ्टर रिक्रूटमेंट. अब रिक्रूटमेंट में क्या हुआ? आपने एक एडवर्टीजमेंट दिया कि एफएम टीचर की रिक्वायरमेंट है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ठीक है, उसके लिए एक मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया. जो भी एलिजिबल था उसने वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया. अब मेरे पास समझ लो यहाँ पे 5 एप्लीकेशन फॉर्म्स आ गए. 1, 2, 3, 4 and 5. अब पर हायरिंग तो सिलेक्शन किसी वन का ही तो होगा. एक ही टीचर की तो रिक्वायरमेंट है मुझे. दिस इज व्हाट इज सिलेक्शन. ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस इज अ फेज वेयर पोटेंशियल कैंडिडेट्स आर इवैल्यूएटेड. जहां पे हम इवैल्यूएट करते मोस्ट सुटेबल इंडिविजुअल्स आर चूजन टू फिल अवेलेबल पोजीशन. वो जो अवेलेबल पोजीशन एफएम टीचर की है उसको फिल करने के लिए मैं इवैल्यूएट करूंगी 1 to 5 में से बेस्ट टीचर कौन सा है. The goal of selection is to identify candidates who are not only possess the required qualification but also fit well within the organization cultures, values and specific needs. अब सिर्फ मेरा कंसर्न ये नहीं रहेगा कि किसी टीचर ने पीएचडी की हुई है तो मैं उसको सीधे हायर कर लूं एफएम के लिए. नो, सिर्फ ठीक है ये तो है ही मेरा सोल पर्पस, बस उस टीचर की टीचिंग स्किल्स भी तो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए. मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे ऐसे टीचर्स देखे हैं, दे आर
वेल क्वालिफाइड इनफ, बट उनकी टीचिंग स्किल्स आर नॉट दैट मच गुड। क्वालिफिकेशंस तो बहुत है, डिग्रीज बहुत है, बट टीचिंग इज अ स्किल। ठीक है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना एक स्किल है, ये नहीं कि कोई भी पढ़ा सकता है। ये तो समझते होगे आप लोग भी, isn't it? सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? तो स्किल होना इंपॉर्टेंट है। मैं स्किल्स चेक करूंगी, उनका एटीट्यूड चेक करूंगी, उनकी वैल्यूज चेक करूंगी, उसके बेसिस पे उनकी हायरिंग होगी। सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है कि उनको एफएम आता है एंड आई विल टेक हायर दैट टीचर, नो नॉट एट ऑल। ठीक है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ये। नंबर वन, application screening. This involves reviewing resumes and application forms to determine whether applicants meet the basic qualification. This stage is typically handled by the HR department, often using an application tracking system to sort through large volumes of applications efficiently. सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन स्क्रीनिंग। आप में से भी जितने लोगों ने जॉब कर रहे हो, तो आपने सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एचआर डिपार्टमेंट को अपना रेज्यूमे भेजा होगा, राइट? आपका रेज्यूमे सेलेक्ट होगा तब आप सेकंड पोजीशन पे आते हो, सेकंड मतलब तब आप पे सेकंड स्टेप तक तब पहुंचते हो, राइट? अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो तो एप्लीकेशन स्क्रीनिंग में क्या है कि जो भी एप्लीकेशन यानी कि जो भी सीवी और रेज्यूमेस मेरे पास आए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स, मैं उसमें से देखूंगी कि कौन कौन बेसिक क्वालिफिकेशंस यानी कि बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रहा है। ठीक, वो ये सब चीजें कौन देखता है? एचआर डिपार्टमेंट, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक, हम क्या करते हैं, वो एक ऐप होता है, सिस्टम होता है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जिसके थ्रू लार्ज वॉल्यूम यानी कि नो भी 100,000 में उनके पास जितने इतने भी एप्लीकेशन फॉर्म्स आए या रेज्यूमेस आए, उनका वो शॉर्टलिस्ट करता है, ठीक है, एफिशिएंटली, कि कौन कौन है जो बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है। इज इट? रेटिंग मिलती है रेज्यूमे को, हाँ बिल्कुल सही है, बहुत सारी जगह मिलती है। मान लो एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, ठीक है, सेम पोजीशन के लिए होल्ड करने गए ये, इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भर किया। एक के पास एक्सपीरियंस है, एक फ्रेशर है, यहीं पे सबसे ज्यादा हमारा आज की डेट पे हर कोई खा जाता है। मैक्सिमम लोगों के पास जॉब इसलिए भी नहीं है आप आज के टाइम पे इंडिया में, क्योंकि बिकॉज दे आर फ्रेशर्स। अरे जॉब दोगे नहीं तो फ्रेशर्स का टाइटल कैसे हटेगा? ये भी तो एक पॉइंट है ना, कि एवरीवन वांट्स टू हायर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज, नो वन वांट टू हायर फ्रेशर्स। और फ्रेशर्स को हायर करते हैं तो सैलरी बेसिक इतनी कम होती है कि बस सरवाइव भी नहीं कर सकते हो। ये सब तो आप सबने भी एक्सपीरियंस किया ही है अपनी लाइफ में, है ना? एवरीवन एक्सपीरियंस, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिस इज द हार्श रियलिटी इन टूडेज टाइम। आप क्वालिफाई मतलब आई हैव हर्ड समवेयर, आई हैव रेड कि आईआईटीज के पढ़े लोग, आईआईटीज को जॉब नहीं मिल रही है। पता नहीं कितने थे, 450 एम्प्लॉयज थे आईआईटीज के, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट फिगर, पर काफी अच्छे खासे अमाउंट में नंबर्स थे कि आईआईटीज को जॉब नहीं मिल रही है। आप मत सोचो, आईआईटी से जो पढ़ा है उनको जॉब नहीं मिल रही है, कितनी बड़ी बात है ये। बिल्कुल हुआ आईआईटी, हर आईआईटी पे, सिर्फ मद्रास की नहीं, आईआईटी अहमदाबाद ले लो, कहीं भी ले लो, आईआईटी रुड़की ले लो, कहीं का भी। मतलब दिस इज सो सैड, लिटरली इट इज वेरी सैड कि मतलब आप सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आईआईटी की मानी जाती है, और एक आईआईटीएन को अगर जॉब नहीं मिल रही है तो हम सब कहाँ जाएंगे? तो लेट्स कम टू द टॉपिक। ठीक है, बहुत हो गई बात इधर उधर, लेट्स कम टू द टॉपिक। एप्लीकेशन स्क्रीनिंग। तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे हम रिव्यू करते हैं जो भी रिज्यूम फॉर्म्स आए हैं, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने इसको फिल किया है फॉर्म को,
वो क्या बेसिक क्वालिफिकेशंस प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है, इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, often conducted over the phone, assess whether candidates meet key criteria and are interested in the role. It helps save time by narrowing down the pool before advancing to more intensive assessments. कई बार क्या होता है कि हम एप्लीकेशन फॉर्म तो भर देते हैं, है ना, हमें मालूम है कि यार फलानी जगह किसी XYZ कंपनी में ना जॉब और रोल एप्लीकेशंस वेकेंट है, एप्लीकेशंस निकली है, रिज्यूमे डाल दो, क्या पता जॉब लग जाए। तो हम 2-3 जगह डाल देते हैं, हम किसी एक पे नहीं ट्रस्ट करके चलते कि मुझे इसे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। तो अब क्या होता है कि हमारा रिज्यूमे यहाँ तो सिलेक्ट हो गया, तो सबसे पहले वो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लेते हैं, चार डिपार्टमेंट दे कॉल्ड यू, वो स्क्रीनिंग करते हैं, फोन पे आपसे पूछते हैं कि आर यू इंटरेस्टेड फॉर दिस रोल, हमारे पास ये रोल वेकेंट है, क्या आप इस रोल में काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अब वो एक तरीके का छोटा इंटरव्यू HR ही ले लेता है आपका। वो आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछता है, वो पूछता है कि आपको शिफ्ट करना पड़ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु, और ये रोल है आपके पास, ये टाइम ड्यूरेशन होगा, दिस जॉब इज सुटेबल टू यू और नॉट। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछ लेते हैं। ये इसलिए पूछते हैं ताकि आगे चल के टाइम वेस्ट आपका भी ना हो और ऑर्गेनाइजेशन का भी ना हो, क्योंकि वो आपको बुलाएंगे, वो टेस्ट लेंगे, तो सब रिसोर्सेज की वेस्टेज समझते हैं। तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू क्या है, इनिशियल स्क्रीनिंग हो जाती है कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 50 एप्लीकेंट्स आई, जिसमें से मैंने 20 सेलेक्ट किए, इनको जब कॉल करना स्टार्ट किया जिसमें से 15 ऐसे थे जिन्होंने यस किया, बाकी सबने उस जॉब रोल के लिए नो कर दिया, 5 ने। अब जो आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा वो इन 15 एम्प्लॉयज से होगा। ठीक है, अब मान लो जो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में 15 आ गए, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? ये पॉइंट सबको समझ में आया यहाँ तक? विच पॉइंट अगेन मुस्कान प्लीज, मतलब अगेन लिख दो ना बेटा, प्लीज लिख दिया करो कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो। आई लेटली एक्सप्लेन, प्लीज की बात नहीं है, आप पढ़ने आए हो, मैं पढ़ाने आई हूँ। कौन सा टॉपिक, लास्ट पॉइंट, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। ओके, देखो, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू दिस इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफन कंडक्टेड ओवर द फोन, ये ज्यादातर फोन पे आज के टाइम पे कंडक्ट होता है। ऐसे होता है कैंडिडेट्स मीट की क्राइटेरिया एंड आर इंटरेस्टेड इन द रोल, क्या वो की क्राइटेरिया जो का बेसिक क्राइटेरिया उसको मीट कर पा रहा है कि नहीं, और इंटरेस्टेड है उस रोल के लिए कि नहीं। इससे क्या होता है, हेल्प मिल जाती है, टाइम सेव होता है, और जो पूल कर रहे हैं मतलब जो डिफरेंस बिफोर एडवांसिंग टू मोर इंटेंसिव, हम एक एडवांस लेवल के इंटरव्यू असेसमेंट टेस्ट की तरफ बढ़े उससे पहले ही हम एक तरीके का स्मॉल शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं और एम्प्लॉयज को। अब समझ में आया? इज इट क्लियर? ऑनलाइन MBA एस्पिरेंट्स को कंपनी हायर करेगी? इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकती कुछ, सॉरी। वैसे लोग कम प्रेफर करते हैं ऑनलाइन वालों को, बिकॉज एक एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, ओके फाइन, आई एम रिपीटिंग, मैंने ऐसा सुना है, आई एम नॉट प्रेटी श्योर, जरूरी नहीं, क्योंकि ना एक माइंडसेट होता है लोगों का कि जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं ना उन्होंने प्रॉपर स्टडी नहीं की है, भले ऑफलाइन वाले पूरे साल ना गए हो कॉलेज, बात समझ रहे हो, ऑफलाइन वाले पूरे साल कॉलेज ना गए हो, बट एक माइंडसेट होता है यार कंपनी का कि ऑनलाइन की है तो बस ऐसी ही करती है, भले उन्होंने कितनी भी हार्ड वर्क किया हो। काम कर रहे हो कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस भी तो काउंट हो रहा है। यू कैन शो इन योर रिज्यूमे कि आप वर्किंग के साथ साथ आपने MBA किया है, और यू आर डूइंग फ्रॉम उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, तो डाउट तो यहाँ पे बहुत ही कम है कि आपको ना एक्सेप्ट हो। कि आप बहुत ही ब्रिलियंट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा 100%, ये भी तो एक पॉइंट देखो।
बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने ऑनलाइन किया और दे आर गेटिंग वेल पेड, उनको इतना बेनिफिट मिला है जो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के हैं। चाहे 2 years का एक्सपीरियंस हो चाहे फ्रेशर हो, आपको बिल्कुल मिलेगा। बाकी आप किस तरीके से इंटरव्यू में बैठे हो, आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। मालूम है, कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हो मैक्सिममली आपको मैटर ही यही करता है कि हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मैक्सिमम टाइम। वो आपका कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी को ही नोटिस करते हैं सबसे पहले। काम तो वो वहां पे भी सिखा देंगे आपको जब आप एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, समवन इज आस्किंग। एप्लीकेशन स्क्रीनिंग का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है एबीसी, या मैं सेम एग्जांपल लेती हूँ, एफएम टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने एक एडवर्टीजमेंट डाल दिया, तो उसके लिए मेरे पास बहुत सारे रेज्यूमे आ गए, मान लो 15 रेज्यूमे आ गए। अब ये रेज्यूमे आ गए हैं जिन, अब मैं इनकी स्क्रीनिंग करूंगी, देखूंगी कि जो बेसिक नीड्स थी एफएम टीचर की, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या इनमें से कौन कौन फुलफिल कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल 15 में से 12 फुलफिल कर रहे थे, तो दैट विल बी कम इन अ सेकेंड प्रोसेस, दैट इज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में मैं इन 12 लोगों को कॉल करके जॉब रोल का पूछूंगी और उनको बताऊंगी ये क्राइटेरिया है, ठीक है। अब इनमें से जितने लोग यस करेंगे वो हमारे थर्ड स्टेप में जाएंगे। अब क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट इज टेस्टिंग एंड असेसमेंट। अब आता है आपका टेस्ट स्टार्ट होता है। टेस्टिंग एंड असेसमेंट का क्या मतलब है? यहाँ पे कैंडिडेट्स में अंडरगो वेरियस असेसमेंट्स इंक्लूडिंग स्किल टेस्ट। सबसे पहले आपकी स्किल टेस्ट होगी। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंटरव्यू दे रहे हो तो आपकी टेक्निकल स्किल्स देखेंगे, आप किसी टीचर का इंटरव्यू दे रहे हो तो आपकी टीचिंग स्किल्स देखेंगे। तो आपके जॉब रोल के हिसाब से जो भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी उन स्किल्स का टेस्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट, आपका कॉग्निटिव एंड एप्टीट्यूड टेस्ट देखेंगे। कॉग्निटिव का क्या मतलब होता है? थिंकिंग, ठीक। लॉजिकल रीजनिंग से आपका देखेंगे माइंडसेट कितना स्ट्रांग है, आपकी जनरल नॉलेज कितनी अच्छी है, तो आपका मतलब इस सब चीज का प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसी है, न्यूमेरिकल स्किल्स कैसी हैं, तो इन सब चीजों का आपका टेस्ट लेता है, ठीक। नेक्स्ट, पर्सनालिटी टेस्ट। आपकी पर्सनालिटी ट्रेट कैसा है? पॉजिटिव है? आपका वर्क हैंडल करने का, वर्क प्लेस में सिचुएशंस को हैंडल करने का क्या तरीका है? ऐसा तो नहीं है कि आप गिव अप कर जाते हो इजिली, या बहुत पॉजिटिव वे में आप उस वर्क को बहुत ही इजिली आप किसी भी इश्यूज को रिजॉल्व कर ले जाते हो। आप कोई भी पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी कैसी है किसी भी सिचुएशन को लेकर, दैट इज व्हाट इज पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। आप किसी भी सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। नेक्स्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक साइकोमेट्रिक टेस्ट, these tests may assess behavioral tendency, are used for positions where personality compatibility is essential। अब आप खुद सोचो साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या कहता है कि आपकी टेंडेंसी होनी चाहिए। अब आप सोचो कि मैं एक टीचर हूं, ठीक है। अब मेरी भी तो एक पर्सनालिटी है, या आप मान लो एक टीचर हो, चलो मैं स्टूडेंट बन जाती हूँ, इस टाइम आप टीचर बन जाओ। आप में से कोई भी एक बच्चा टीचर बन जाओ, फॉर एग्जाम्पल किसका नाम लूं मैं? मुस्कान, चलो मुस्कान क्या एक टीचर है, ठीक है। वो हम लोगों को प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा रही है। अब जो ये पढ़ा रही है इसका एक अपना रोल है, इसकी एक अपनी टेंडेंसी, इसका एक अपनी पोजीशन होल्ड है। अब क्या ये हमसे यार, अबे यार, इस तरह की लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करें फ्लुएंट, ठीक है, तो क्या ये आपको अच्छा लगेगा? क्लास में किस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा? ऑब्वियसली वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए उस पोजीशन के लिए,
राइट। कुल मिला के यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हर एक पोजीशन की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, एक बाउंड्री होती है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसकी टेंडेंसी उसके बिहेवियर को मेंटेन रखना चाहिए। अगर मैं एज अ टीचर हूँ आपके सामने और मैं लोअर टी शर्ट में आके पढ़ाने लग जाऊँ आपको, तो आपको वो फील ही नहीं आएगी कि सामने कोई टीचर कर रहा है, आप रिस्पेक्ट भी नहीं करोगे। वही मैं एक वेल ड्रेस्ड वे में, एक फॉर्मल वे में आके आपको पढ़ाऊं, तो एक अलग है, राइट। तो दिस इज साइकोमेट्रिक टेस्ट, कि आपकी बिहेवियरल टेंडेंसी को एसेस करते हैं, आप उस पोजीशन के लिए किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, आपकी कंपैटिबिलिटी को चेक करते हैं। दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग एंड असेसमेंट। ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन, और शुड आई एक्सप्लेन यू वंस अगेन? किसी को कोई डाउट है? लास्ट पॉइंट, ओके। आप ये समझ लो कि आप एक बड़ी पोजीशन होल्ड कर रहे हो साइकोमेट्रिक टेस्ट में, और उस पोजीशन को किसने अच्छे से कंपैटिबिलिटी उस पोजीशन को होल्ड करके रखे हो, किसने रिस्पेक्ट के साथ एक बाउंड्री बना के आप रखे हो, दैट इज कॉल्ड साइकोमेट्रिक टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, इन डेप्थ इंटरव्यूज। After passing initial screening, candidates attend more detailed interviews such as technical interview. For roles requiring specialized skills, a technical interviews with subject matter experts test and candidates' knowledge and problem solving ability. अभी तक आपका ये जर्नल टेक्स्ट हो गया कंप्लीट। अब आपका इन डेप्थ इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। अब आपके टेक्निकल इंटरव्यूज लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एमबीए टीचर हूँ, तो मेरी नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा, मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मुझसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, मेरी नॉलेज को, मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को चेक किया जाएगा कि अगर क्लास में फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट मुझसे प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, तो हाउ आई एम अट्रैक्टिंग, ठीक है, मैं उसको किस तरीके से डील कर रही हूँ। किसी स्टूडेंट ने मुझसे कोई क्वेश्चन राइज कर दिया कि मैम प्लीज एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो किस तरीके से मेरा रिएक्शन है, क्या मैं इसको इग्नोर कर दे रही हूँ, या मैं स्टूडेंट्स को मल्टीपल टाइम्स उसी टॉपिक को रिपीट करके समझा रही हूँ जब तक नहीं समझ आ रहा है। इन वट वे आई एम यूजिंग माई नॉलेज, तो मेरी एबिलिटी को देखना, मेरी टेक्निकल इंटरव्यू। यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रॉपर सब्जेक्ट का इंटरव्यू, ठीक है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की और नॉलेज को चेक किया जाएगा। Is this clear to you all? Okay, I'm explaining in English also. Wait for a minute. बड़ी लेट रिप्लाई किया इंग्लिश के लिए तुम लोगों ने, आधी क्लास खत्म हो गई। ऋषि, in that interview we are talking about first technical interview. Technically, अगर if I say in technical interview, we mean that here your subject knowledge is tested. कि how much knowledge, how knowledgeable you are for that particular role. For example, if I am, if FM teacher is hired, right? We are taking an interview to hire a teacher for FM, that is financial management subject. For that, I am testing her knowledge or his knowledge about that particular subject, right? Subject matter experts are sitting there. They are taking a thoroughly interview and just watching and just knowing their problem solving ability about a teacher, how she is going to deliver the topic, what type of knowledge and what in-depth knowledge she is holding for that position. Now, is it clear to everyone? The ones who were asking you, Kim, please explain in English. Is this clear to you all? Is this clear to all? Shreya, that isn't from English, right? It is clear to you, Shreya, if I am not wrong with name. Fine. Next, behavioral interview. They focus on understanding how candidates handle past situations, helping to predict future performances.
Questions are often framed around specific competencies or situations. Example, tell me about a time when I, जैसे कि ना बेसिकली इस तरीके के इंटरव्यू होते हैं जब आईएएस ऑफिसर्स के एग्जाम, एग्जैक्टली आईएएस ऑफिसर्स के ना इंटरव्यू ऐसे ही होते हैं, वो उनकी सब्जेक्ट नॉलेज को भी चेक करते हैं। वहां पे इनको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको एक क्राइम स्पॉट पे जाना है, उसी टाइम पे आपकी फैमिली फंक्शंस आ गए, तो आप किस तरीके से मैनेज करेंगे। या आपको पता चल गया कि आपकी फैमिली मेंबर्स में से किसी ने क्राइम किया, तो हाउ यू आर गोइंग टू डील। या आपकी पास की कोई सिचुएशन है, कोई सिचुएशन को आप किस तरीके से हैंडल किया आपने, आप बता सकते हो हाउ स्ट्रांग यू आर। तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट बिहेवियर इंटरव्यू, कि आपका बिहेवियर कैसे रहा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाए, ठीक है, आप एक इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाए, आप आईएएस का एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, और प्रिपेयरिंग फॉर सिविल एग्जाम्स, एंड वन ऑफ द स्टूडेंट मिस्टर ए डिड नॉट एबल टू क्रैक हिज interview. Now, what step he is going to take is behavioral. It's a depend upon its behavior. He has started from scratch, कि जीरो से पढ़ना स्टार्ट कर दिया from prelims, और he just gave up. This is what knows कि कैसा बिहेवियर है। इससे पता चलता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, किस तरीके के टीचर्स को हम हायर कर रहे हैं, जो गिव अप कर देता है और जो फाइट करता है अपने एंड लास्ट में विन करता है। It's quite clear to everyone behavioral में। Behavioral point is clear to everyone. लास्ट वन इज पैनल इंटरव्यू, जहाँ पे मल्टीपल इंटरव्यूअर्स बैठते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के, और वो आपसे कैंडिडेट से सुटेबल पर्सपेक्टिव क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, ठीक है, कुछ सिचुएशंस बेस्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पैनल बैठा है मेरे सामने, यहाँ पे एमबीए का एचओडी बैठा है, यहाँ पे कॉमर्स का एचओडी बैठा है, यहाँ पे डायरेक्टर बैठा है, फॉर एग्जाम्पल 3 लोग पैनल में बैठे हैं और मैं यहाँ इंटरव्यू दे रही हूँ। तो दे स्टार्टेड आस्किंग मी कि मैम बताइए, अगर आपकी क्लास में स्टूडेंट्स इस तरीके का सिचुएशंस क्रिएट करते हैं तो आप कैसे करोगे। आप अपनी नॉलेज को आप कॉलेज के लिए क्या कर रहे हो, तो मतलब देन मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस दे कैन रेज और पैनल इंटरव्यू बैठता है, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, ये सब आपको ऑलरेडी पता है, यू ऑल आर वेल अवेयर। कौन सा री एक्सप्लेन कर दूं। देखो, बिहेवियर का मतलब है कि कुछ पास्ट इंसिडेंट्स फॉर एग्जांपल को आपने किस तरीके से हैंडल किया, वो आपका एक बिहेवियर है ना। कि आप एक बार फेल हो गए और आपने उसको गिव अप कर दिया, या आपने वापस तैयारी करके उसको विन किया फ्यूचर में। तो ये जस्ट ऑल अबाउट योर बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसा है किसी भी सिचुएशन को लेके। आप हार मान जाते हो, यू फाइट और चैलेंज करते हो सिचुएशंस को, और यू जस्ट लूज द होप। दिस इज व्हाट बिहेवियर। बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेक, आप यहाँ तक पहुंच गए, पहले इंटरव्यू क्रैक कर लिया। अब आपका बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेक होगा, जहाँ पे कैंडिडेट की एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री चेक की जाती है, उसका एजुकेशन लेवल, ठीक है, प्रोफेशनल रेफरेंसेस ली जाती है, कहीं वो किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो नहीं है, ड्रग टेस्ट, ये सब चीजों का टेस्ट होता है। यहाँ पे मेडिकल टेस्ट भी होता है, ठीक है। जब आप मेडिकल टेस्ट और हर एक चीज में पास हो जाते हो, देन यू मूव टू द फाइनल इंटरव्यू एंड डिसीजन। तब में फाइनल मीटिंग होती है आपके सीनियर मैनेजमेंट के साथ में, डिसीजन होता है, ठीक है। जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन या कुछ कैंडिडेट के रह जाते हैं, वो फाइनल अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ से मिलती है। उसके बाद आप कहीं जाके ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट होते हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन। नहीं, बैंक सिलेक्शन में इतना भी मेजर रोल नहीं होता है, कुछ चीजें होती है, इतना टेक्निकली भी नहीं जाता है।
इतना टेक्निकली ना सिर्फ आई थिंक आईएएस ऑफिसर्स या बहुत हाई पोस्ट के लिए होता है। यूपीएससी हो गया बिल्कुल सिविल एग्जाम्स के लिए, बट टेक्निकल क्राइटेरिया यही होता है। Selection process is clear to everyone because this is one of the important topic and you cannot skip this topic. Please remember कि इसको एग्जाम में पढ़ के जाना अच्छे से। आपको 101% इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। Is it clear to you? Mark it. It is very, very, very important topic. Very important topic. You cannot skip. टॉपिक स्किप कर रहे हो, मार्क्स कम मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? हम डाउट क्लियरिंग सेशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एग्जाम का टाइप कैसे, क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, ये तब के लिए रख दो, ठीक है? अभी क्लास में ध्यान दे दो। लास्ट टॉपिक इज प्लेसमेंट of today's class. Placement involves assigning the selected candidates to the appropriate position. अब आपने सिलेक्शन कर दिया, अब आपका काम है कि आपने जिस कैंडिडेट का सिलेक्ट किया उसको राइट पोजीशन में प्लेस करना, क्योंकि अगर वो एफएम के लिए बेस्ट सुटेबल और आप उनको ह्यूमन रिसोर्स पढ़ाने को दे दोगे तो गलत तो है ना। तो 2-3 लेक्चर्स के बाद so meaning of placement is that employee skill and his or her expertise are well aligned, मतलब they are not कि स्किल कुछ है और एक्सपर्ट किसी और चीज में, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। स्किल और एक्सपर्टीज को देखते हुए उनको उस पोजीशन पे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस पोजीशन में उनको देना, ठीक है? ऑनबोर्डिंग का क्या मतलब होता है? Orientation is a part of the placement process, introducing the employees to the organization cultures, values, team members. It sets the stage of positive working relationships and helps the new hire acclimate. ऑनबोर्डिंग का मतलब जो आपका फर्स्ट डे हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, आज आपने फॉर एग्जांपल बैंक ज्वाइन किया, आपका फर्स्ट डे है, तो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम रन होगा। ओरिएंटेशन प्रोग्राम वो होता है जहां पे आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है वहाँ की वर्किंग कल्चर के हिसाब से, वहाँ की पॉलिसीज बताई जाती है, आपको आपके टीम मेंबर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एक ऐसी स्टेज जहाँ पे आपको पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप के बारे में, ताकि जो नया हायर हुआ है उसको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, उसको मतलब थोड़ा फैमिलियर एनवायरनमेंट क्रिएट करना उनके लिए। दिस इज कॉल्ड ऑनबोर्डिंग। ओके, मेरी बात सुन लो, अपनी बात बाद में कर लेना वरना मैं चली जाऊं क्लास से बाहर, या तो मैं करा दूं सबको अनम्यूट, और सॉरी चैट डिसेबल करा दूं मैं, और म्यूट करा दूं, चैट डिसेबल करा दूं, कुछ भी ना पूछूं क्लास में तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये अपनी बातें कहाँ से शुरू हो जाती क्लास में तुम लोगों की पढ़ाई करने में? आवाज आ रही है, ध्यान से सुनना पड़ता है। ऑनबोर्डिंग इज क्लियर टू एवरीवन? ये लास्ट वार्निंग है आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास से अगर मैंने किसी को भी देखा ना आउट ऑफ टॉपिक डिस्कशन कोई करने के लिए, तो मैं सीधे डिसेबल करा दूंगी होस्ट को बोल के, विदाउट सेइंग एनीथिंग टू यू ऑल। मैं कोई वार्निंग नहीं दूंगी नेक्स्ट क्लास से। किसी एक का भी मैसेज आया तो सब हो जाओगे डिसेबल। इतना यूनिवर्सिटी लेवल तक जाने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतने भी छोटे बच्चे नहीं हो। Next, role clarity. Defining clear expectations and responsibilities help employees to understand their job functions and goals. It is important for new hires to have clarity on their duties, team structures, and how they contribute to the organization's objectives.
देखो, रोल क्लैरिटी का मतलब है कि आपको जिस रोल के लिए हायर किया गया है उसके प्रॉपर एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली डिफाइन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली डिफाइन कर देना, आपकी जॉब फंक्शंस को, गोल्स को, ताकि उन्हें क्लियर रहे कि उनकी ड्यूटी क्या है, वो किसको रिस्पॉन्ड करेंगे, उनका सीनियर कौन है, उनका जूनियर कौन है, उनका टीममेट कौन है, ठीक है, ताकि वो एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सके टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. Is it clear to everyone? This topic is clear to everyone? ऑनबोर्डिंग एक्सप्लेन कर रही थी तब सब बातें कर रहे थे. ऑनबोर्डिंग का मतलब होता है, ये मान लो आपका फर्स्ट डे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, आपका फर्स्ट डे उस, मान लो आपने बैंक ज्वाइन किया और आपका फर्स्ट डे है, तो आप जब फर्स्ट डे उस बैंक गए तो आपके सीनियर ने या वहां के एचआर ने किसी ने आपको पूरे बैंक के स्ट्रक्चर से इंट्रोड्यूस कराया, आपको बताया कि कौन सा डिपार्टमेंट किस साइड है, हर एक एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस कराया, वहां के कल्चर बताया, वहां की वर्किंग रिलेशनशिप के बारे में बताया, ताकि आपको थोड़ा फैमिलियर फील हो सके फर्स्ट डे. ठीक है, यू फील दैट यू आर पार्ट ऑफ दैट बैंक कॉलोनी. दिस इज कॉल्ड ऑनबोर्डिंग. इंडक्शन प्रोग्राम इज डिफरेंट. पढ़ के आना इंडक्शन क्या होता है, इस क्लास में बताऊंगी मैं. Any other doubt anyone is having, please let me know. आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी. यू हैव 2 minutes लेफ्ट. किसी का डाउट जो मैं क्लास में नहीं ले पाई हूँ, कैन पूछ सकता है मेरे से. डाउट है तो यस डाउट मत लिखो, डाउट का टॉपिक लिख दिया करो, कौन से टॉपिक की बात कर रहे हो. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज नॉट रिलेटेड टू टुडेस क्लास. एम्प्लॉय हायर किया, उसे 2 महीने काम किया, सैलरी दी, रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो आपकी कॉस्ट नहीं बढ़ रही है, क्योंकि आपको टाइम लगेगा ऑर्गेनाइजेशन में सेट होने के लिए. चलो ठीक है. थैंक यू फॉर टुडेज क्लास एवरीवन. आई होप दिस क्लास इज वेरी गुड फॉर यू ऑल. आपने एंजॉय किया आज की क्लास में, समझ आया. एंजॉय करने का मतलब भी नहीं डांस किया, एंजॉय करने